सो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने जस्ट आइडिया डिस्कस किया था कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन का। जब बॉडी मूव भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, तो वैसे मोशंस को क्या करते हैं, सिंपली दो पार्ट में बांट देते हैं। क्या करते हैं, दो पार्ट में बांट देते हैं। जैसे कोई भी बॉडी था, हमने बताया इसका सपोज ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास कुछ वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो एक्चुअली हर पार्टिकल v से तो मूव कर ही रहा है, vcm से। उसके बाद सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये रोटेट भी कर रहा है। अगर सेंटर ऑफ मास में बैठ के देखोगे, देन यू विल फाइंड दैट दिस इज इन प्योर रोटेशन। सो कोई भी पार्टिकल p को अगर हम कंसीडर करें, एक्चुअली में मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। रिलेटिव मोशन से मैं बता सकता हूं वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये रिलेटिव मोशन से जानते हो। यही चीज मैं दोबारा कह रहा हूं, मतलब इसके पास कह सकते हो कि दो वेलोसिटी है, एक ड्यू टू मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और दूसरा ड्यू टू रोटेशन ऑफ द बॉडी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, है ना। अगर इस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी लिखना है, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस रोटेशन पार्ट। तो कहोगे कि सर हाफ m p पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड फ्रेम में नेट काइनेटिक एनर्जी, तो vpg का स्क्वायर। इसी को ना मैं ऐसे लिख देता हूं, बात सही है। इस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी सिर्फ कर रहा हूं। अगर इस पूरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी लिखना है, तो ऐसे ऐसे जितने पार्टिकल हैं, मान लो ये ith पार्टिकल है, mi vig डॉट vig, इसका समेशन हो जाएगा बच्चों पूरे का काइनेटिक एनर्जी। मैंने पिछले क्लास में होमवर्क दिया था कि गो एंड सी द डेरिवेशन। vig को यहां से ऐसे करके पुट कर दोगे, vicm प्लस vcmg। और मैं बता रहा हूं, फिर से मैं आगे नहीं कर रहा हूं, ऐसे आगे बढ़ोगे तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड फ्रेम कितना आ जाता है। मैं डायरेक्टली लिखूं क्या, हाफ टोटल मास इंटू vcm स्क्वायर प्लस हाफ ICM। मैंने होमवर्क दिया था ये। अगर बॉडी ट्रांसलेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, रोटेशन ओमेगा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास vcm है, टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी दिस प्लस दिस। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, पूरा ट्रांसलेशन है, उसके कारण हाफ m vcm स्क्वायर, और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में रोटेट कर रहा है, इसलिए ये टर्म। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लो। एक छोटा सा सवाल ले लेता हूं। अभी तक सारे बच्चे लगभग ज्वाइन किए नहीं किए अभी तक? सर किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। सर इसका डेरिवेशंस पूरा एक्सी वर्मा में किया हुआ। नयन पटेल बोलो, कौन सा, ये लाइन? हाँ सर। ये लाइन लिखा नयन, इस पार्टिकल का, कोई भी जनरल पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हाफ, मास लिखा mi और वेलोसिटी लिखा vig
तो VIG का स्क्वायर, इसको हमने ऐसे ले लिया, एक पार्टिकल का, सारे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी, तो समेशन। डोंट वरी, इसको देख लेना, डाउट रहेगा पूछ लेना, पहले तो ये याद कर लो। अब एक छोटा सा सवाल ले रहा हूं मैं बच्चों। एक सॉलिड सिलेंडर है, और ये मूव कर रहा है, इसका एंगुलर वेलोसिटी इस सेंस में है, ओमेगा जो है दैट इज V0/2r है। मैं पूछूं व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिलेंडर? क्या मैसेज किया? ऐसे प्रॉपर है? अभी प्रॉपर है? मैं ब्लूटूथ लगाऊं क्या? तो बच्चों हम यहाँ पे पूछ रहे हैं, दिस सिलेंडर इज इन कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी V0 दे दिया, एंगुलर वेलोसिटी V0/2r दिया है, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो वह सिंपल सा फॉर्मूला है सर, हाफ m VCM का स्क्वायर प्लस हाफ, देखना यहाँ पे ICM लिखा हुआ है, सॉलिड सिलेंडर है, हाफ m r स्क्वायर बाई 2 I ओमेगा V0 के टर्म में लिख लेते हैं, V0/2r जो भी है, हाफ m V0 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर चला जाएगा, हाफ m V0 स्क्वायर, ये 4 और ये 2, 1/8। अब ये सॉल्व हो गया होगा बच्चों, नाइन बाई 8 आ जाएगा। क्या ये बात पूरी समझ में आ गई? लास्ट लेक्चर में एक और होमवर्क दिया था, कहा था एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए, तुम लोग पढ़े तो होगे नहीं, जेबी बैच पढ़ा सर। ये तो बहुत ही बढ़िया, इसको तो आगे भी लूंगा, समझाऊंगा इसके बारे में फिर से। एंगुलर मोमेंटम आता है किसी पॉइंट के अबाउट, ये बॉडी रोटेट कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है किसी भी जनरल पॉइंट के अबाउट, L इज इक्वल टू LCM प्लस M, जिस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, मान लो ये पॉइंट A है, तो A से इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर RCM क्रॉस VCM। बच्चों इसको तो 3 स्टार मार्क कर लो, इसको तो याद ही कर लो, अच्छे अच्छे बच्चे भूल जाते हैं ये। सिर्फ आई ओमेगा नहीं, LCM जो कि आई ओमेगा होता है प्लस MRCM क्रॉस VCM। अब जैसे ये बॉडी है, मैंने कहा दिया V0 जा रहा है, ओमेगा V0/2r है, एक पॉइंट ये A दे देता हूं, एक पॉइंट यहां पे दे देता हूं B, और एक पॉइंट यहां देता हूं D, है ना? मतलब इस एक्सिस, ये वाला एक्सिस ले लिया, A से पास करने वाला एक्सिस, B से और D से। सो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी अबाउट A? सबसे पहले LCM का मतलब इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या एंगुलर मोमेंटम, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये प्योर रोटेशंस कर रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों,
ICM इंटू ओमेगा। इसका डायरेक्शन देख सकते हो किधर है, इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन को ले लेता हूं माइनस के कैप प्लस m RCM क्रॉस VCM। एकदम सारे बच्चे ध्यान से देखना, इसमें गड़बड़ियां आती है, मतलब बच्चे गड़बड़ करते हैं इसमें। दिस इज RCM क्रॉस VCM, R क्रॉस V। तो ये एग्जैक्टली क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो पार्टिकल जैसा है ना, तो इसका लाइन ऑफ मोशन ये है, इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा ना। तो कितना हो जाएगा इसका, और डायरेक्शन किधर हो जाएगा, RCM क्रॉस VCM इनटू द प्लेन। या अगर देखो तो ये थीटा लिखना है तो थीटा लिख लो, m इंटू ये है R इंटू V नॉट इंटू साइन थीटा, डायरेक्शन माइनस के कैप। ICM जो भी है तुम्हें पता है, mr स्क्वायर बाई 2 ओमेगा इज गिवन V नॉट बाई 2r माइनस के कैप प्लस r sin theta is nothing but this is m, r sin theta को r लिख लिया इंटू V नॉट, और ये भी माइनस के कैप। अब एक आर चला जाएगा, m V नॉट r और m V नॉट r बाई 2, 3m V नॉट r बाई 2 माइनस के कैप। बच्चों ये ए एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इस बॉडी का निकल गया। और ये जो पढ़ा रहा हूं ना, इतना इंपॉर्टेंट है कि बच्चे गड़बड़ करते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। और आज का क्लास कोई मिस नहीं करेगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें चलेगी आज की क्लास में। ये शुरुआत थोड़ा सा टफ होगा। अच्छा, यहाँ पे 2 और 2 4 हो जाएगा बच्चों, तो 4 हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/4 V नॉट बाई 2r लिखा ना, 5/4 m V नॉट r। अब बच्चों B के अबाउट निकालना है। ये वाला टर्म तो सेम ही रहेगा, ICM ओमेगा। सारे बच्चे ध्यान से देखें, माइनस के कैप प्लस B पॉइंट, ये सेंटर के लेवल का पॉइंट है। सो RCM और VCM, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू, 0। तो ये दूसरा टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, 0। L अबाउट D पॉइंट, ये वाला टर्म सेम हो जाएगा। और RCM क्रॉस VCM, यहां पे देखना, ये हो जाएगा RCM, दूसरे कलर से दिखा रहा हूं। दिस इज RCM क्रॉस VCM कैसा होगा, ऊपर आएगा, RCM क्रॉस VCM प्लस के कैप में आएगा बच्चों। मैं लिखूं क्या, M R इंटू V नॉट, R हो गया ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और प्लस के कैप, यही मेन चीज है यहाँ पे, Y प्लस ICM ऑलरेडी निकाल चुके थे।
तो ये पिछले क्लास में मैंने होमवर्क दिया था कि अच्छी वर्मा के देख के आना है और लिखने का एक सवाल एक करवा दिया कि कैसे लिखते हैं। और इस पे बेस सवाल मैं आगे कराऊंगा। अब आते हैं बहुत ही बेसिक। सपोज एक सर्कल बॉडी और v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, और अभी मैं ओमेगा इक्वल टू देता हूं v नॉट बाई आर, या भी रहने देता हूं ओमेगा। ये सवाल मैं पिछले क्लास में ले लिया था, फिर से दोबारा ले रहा हूं। कोई भी पॉइंट हो, सपोज ये पॉइंट ए ले लिया है, इस पॉइंट का नाम ले लिया बी, ये पॉइंट ले लिया डी, ये पॉइंट ई, एक और पॉइंट ले लेते हैं एफ। और ये 100% समझ में आना चाहिए बच्चों को कि ये जो कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन है, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, एक प्योर ट्रांसलेशनल और दूसरा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में प्योर रोटेशन। तो किसी भी पार्टिकल के पास दो मोशन है, बार बार बोल रहा हूं। तो इसके पास, बी के पास एक वी नॉट तो है ही, डी के पास भी एक वी नॉट है, ए के पास भी वी नॉट है, और ई के पास भी वी नॉट है। इनफैक्ट एफ के पास भी वी नॉट है। अनन्य प्रणव कनेक्टेड हो क्या? इसके पास एक और मोशन है पार्टिकल के पास, और नेट जो वेलोसिटी होगा दोनों का वेक्टर समेशन होगा। बिकॉज ऑफ द रोटेशन, इसमें बैठ के देखें तो ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है, इसका इधर वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा इंटू आर। इस पार्टिकल का यहां से बैठ के देखो, अश्विन, इस पार्टिकल का किधर होगा? ओमेगा इंटू आर, रोटेशन है, ओमेगा इंटू आर इधर होगा। इस पार्टिकल का ओमेगा इंटू आर इधर होगा। इस पार्टिकल का ऐसे रोटेट कर रहा है, ओमेगा इंटू आर इधर होगा। इस पार्टिकल का ओमेगा इंटू आर इधर होगा, टेंजेंशियल। बात यहां तक समझ में आई सबको? दो वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी इसका हो जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा। ये पिछले क्लास में कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए। कहोगे सर इसका है वी नॉट आगे और ओमेगा आर है पीछे, तो वी नॉट माइनस ओमेगा आर आई कैप। अब मैं आ जाता हूं कंडीशन प्योर रोलिंग। अगर मैं कहूं कि ये बॉडी ना रोल कर रहा है सरफेस पे, प्योर रोलिंग है, इसका मतलब एट कॉन्टैक्ट पॉइंट नो रिलेटिव स्लिपिंग। लिखोगे साथ साथ, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगा। तो कौन सा कॉन्टैक्ट? एक स्फीयर का पॉइंट और एक ग्राउंड का पॉइंट। एक स्फीयर का और एक ग्राउंड। अब देखो ग्राउंड का पॉइंट इस पर्टिकुलर केस में तो रेस्ट में है, तो रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होना है। सो ए का भी वेलोसिटी क्या होना चाहिए? 0। सो ए डैश ले लो, लिया मैं ग्राउंड का पॉइंट,
और ए ले लिया स्फीयर का पॉइंट। तो कंडीशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए डैश, और ये तो इस केस में अभी 0 है। वेलोसिटी ऑफ क्या है, वी नॉट माइनस ओमेगा आर है, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो इस पर्टिकुलर केस में व्हाट इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, वी नॉट इक्वल टू ओमेगा आर। अभी और भी कंडीशंस करवाऊंगा। एक फिर से डायग्राम ड्रॉ करो। अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है, मैं एक ही चीज बार बार बोल रहा हूं, तो v इक्वल टू ओमेगा जो हो जाएगा वो हो जाएगा v बाई आर प्योर रोलिंग के लिए। इन दैट केस जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। बच्चों में किसी किसी का नाम पूछूंगा और बताना। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ले लिया बी, ये पॉइंट ले लिया डी, ये पॉइंट ले लिया ई, और एक और पॉइंट एफ। जिसका नाम लूं वो बताना बच्चों, माइक ऑन करके बोलना। गौरव, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी, नेट वेलोसिटी कितना होगा, इज इट 2v या 3v? भार्गव पाटिल, क्या मैंने करेक्ट लिखा है? यस सर, 2v। अगर मैं डी पॉइंट का वेलोसिटी पूछूं, डी पॉइंट का, तो एक वेलोसिटी v इधर और एक वेलोसिटी ओमेगा आर विच इज ऑल्सो इक्वल टू v, तो नेट वेलोसिटी vd कितना हो जाएगा प्योर रोलिंग में? √2v। v का रिजल्टेंट √2v। √2v। और डायरेक्शन किधर जाएगा इस पॉइंट का वेलोसिटी का, ये इधर जा रहा होगा अगर ये रोल करते जा रहा है। ई पॉइंट की बात करूं, हितेन देवरे नाम से कौन बच्चा यार, मुझे नहीं पता। अपने नाम से इनकी हो क्या हितेन? ई पॉइंट का वेलोसिटी बता सकते हो, ये v ओमेगा आर जो है v के बराबर, और इधर भी v, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा अगेन √2v। जिसको नहीं समझ में आ रहा है कम से कम बोलो, मुझे पता चलेगा मैं स्लो हूं, हो जाऊं थोड़ा क्या। निखिल, अगर मैं किसी से पूछ दूं ये f, ये g पॉइंट है सपोज, एंड दिस इज एट डिस्टेंस r/2, कौन सबसे पहले मुझे मैसेज करता है कि इसका वेलोसिटी कितना होगा g पॉइंट का? देखते हैं कौन सबसे पहले मैसेज करता है। 3v। चलो 4-5 बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी तो मस्ती के लिए बैठे हैं मम्मी पापा के दबाव में। मैंने कहा ये वेलोसिटी v से जा रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। बहुत अच्छे से सवाल आएंगे, बहुत सारे सवाल बनते हैं इस पे, एकदम ध्यान से देखते रहना। मैंने इस पार्टिकल का वेलोसिटी पूछा था, तो v इधर और ओमेगा इंटू r/2 इधर। ओमेगा दे दिया v/r, चूंकि प्योर रोलिंग कहाँ है r/2, तो हो जाएगा v/2। तो नेट वेलोसिटी g पॉइंट का आ गया 3v/2।
अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों इस पॉइंट का। इसके पास ये पॉइंट एफ पॉइंट का दिया था, वेलोसिटी ऑफ एफ पॉइंट ओमेगा आर जो कि v के बराबर है तो ये थीटा, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। इसके पास दो वेलोसिटी, एक तो वी आई कैप, दूसरा v cos थीटा माइनस आई माइनस आई कैप प्लस v sin थीटा जे कैप। एफ पॉइंट का वेलोसिटी हो जाएगा v माइनस 1 माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा जे कैप। इसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व है। ये बताना कि ये जो क्वांटिटी है ये वाला, क्या ये कभी निगेटिव हो सकता है 1 माइनस कॉस थीटा? नहीं। नो सर। नो। निगेटिव हो सकता है क्या? ये निगेटिव हो सकता है? यस हो सकता है। साइन Yes, sir. थीटा पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो देखो ये निगेटिव का मतलब अपवर्ड डायरेक्शन का वेलोसिटी कभी ऊपर है और जब दूसरे हाफ में तो नीचे भी है। तो पार्टिकल का कभी वेलोसिटी ऊपर हो सकता है, कभी नीचे हो सकता है। अलोंग आई कैप इस पार्टिकल का वेलोसिटी कॉस थीटा कभी मोर देन 1 नहीं होगा, तो निगेटिव नहीं होगा, इक्वल टू 0 हो सकता है। तो ये पार्टिकल का एक्स डायरेक्शन में या तो वेलोसिटी इधर ही होगा या 0 हो सकता है, पीछे नहीं हो सकता है। किसी भी मोमेंट पे इसका वेलोसिटी का माइनस आई कैप में कंपोनेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये पार्टिकल कभी पीछे नहीं जाएगा, आगे ही हमेशा जाएगा। लेकिन कभी ऊपर जाएगा और कभी नीचे जाएगा। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एफ पॉइंट, मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। ये आ जाता है 2v sin थीटा बाई 2। अब मैं नहीं करवा रहा हूं, टाइम कम है, तुम लोग सुन भी नहीं रहे हो। कैसे आता है ये ट्रिगोनोमेट्री तुम्हें आता है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट, तो ये आ जाएगा। बच्चों सोचो कि ये पॉइंट ना, अभी मान लो यहाँ पे ना एक ब्लू डॉट पुट कर देता हूँ, ब्लू डॉट। ये पॉइंट अभी यहाँ पे थीटा 0 है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सिर्फ पॉइंट P के मोशंस को देखते हैं, कुछ देर बाद ये कैसा होगा पॉइंट P। कुछ रोटेट कर गया होगा, कितना से रोटेट किया होगा, मान लो ये थीटा एंगल से रोटेट कर गया, तो यही पॉइंट P, ये डॉट कुछ देर बाद यहां आ गया होगा, फिर ऐसे रोटेट करते जा रहा है। मैं इसका ना पाथ दिखाना चाह रहा हूं, पॉइंट P का कैसा पाथ होगा। कुछ देर बाद ये ऐसे चलते चलते कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, ये ब्लू डॉट यहां पे आ गया। फिर कुछ देर बाद
थोड़ा बड़ा तो नहीं बना दिया। कुछ देर बाद कहीं यहाँ जाएगा और फिर वापस यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा जगह छोटा पड़ गया तो अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करना बच्चों। इसका अगर पाथ देखा जाए ना तो ये ऐसा होगा पाथ। Path of the particle will be like this. ऐसे गया टॉप मोस्ट पोजिशन पे आया, फिर नीचे आने लगेगा, नीचे आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। एक कंप्लीट रोटेशन हुआ प्योर रोल करते हुए। ये पॉइंट पी था, यहाँ पे पॉइंट पी आ गया। कैन यू से दैट कि व्हाट इज दिस डिस्टेंस? रेंज 2 pi r. सोचो कि ऐसे रोल करते जा रहा है, स्ट्रिंग इस पे रैप कर दो और ये प्योर रोलिंग करते हुए रोटेट करते हुए स्ट्रिंग अनरैप हो रहा है, यहाँ तक आ गया। तो ये जो लेंथ हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 pi r। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट P। बट इसमें से कितने बच्चों को पता है ये बैच कि अगर मैं पूछूं कि ये पार्टिकल P का एक रोटेशन में डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? 8 pi क्या r. कोई बच्चे के पास ये रिजल्ट याद है? जे बैच दूसरी बार पढ़ रहे हो तो बच्चों एक चीज एकदम बहुत ही अच्छा सा चीज देखोगे कि अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है, v इक्वल टू ओमेगा आर है, एक कंप्लीट रोटेशन में ये पॉइंट P यहाँ पे ही आ गया। जो पॉइंट टॉप मोस्ट पोजिशन पे था वो टॉप मोस्ट पोजिशन पे आ जाएगा। एवरी पार्टिकल विल हैव सेम डिस्प्लेसमेंट 2 pi r। ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर डिस्टेंस ट्रेवल की बात करूं इस पॉइंट P का, बच्चों ये पाथ लेंथ हो जाएगा। और मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि बच्चे ये तो बता सकता है कि ये जो भी आएगा वो 2 pi r से तो ग्रेटर होगा, लेकिन कितना? मतलब मुझे डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है बच्चों। v dt का इंटीग्रेशन अगर करते हैं वेलोसिटी, तो ये देता है डिस्प्लेसमेंट। और अगर v dt स्पीड का इंटीग्रेशन करते हैं Distance traveled. बात समझ में आई? और हमने v किसी भी पॉइंट पे अभी हमने निकाला था कि इस पार्टिकल का v कितना है, नेट v। इस पार्टिकल का नेट v ये था। t इक्वल टू 0 पे यहाँ है और ये ओमेगा थीटा कितना होगा? ओमेगा इंटू टी। ओमेगा इज v बाई आर इंटू टी किसी टाइम पे। तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो मैं बता रहा हूं बच्चों, ये ध्यान से सुनना, ये बहुत कम जगह मिलता है तुम्हें। v dt का इंटीग्रेशन v हो जाएगा 2v साइन थीटा बाई 2 इंटू डी टी। एक प्योर रोटेशन करना है, टाइम कितना लगेगा तुम निकाल लोगे यहां से यहां जाने का। सेंटर ऑफ मास 2 pi r चला है, वेलोसिटी है v, तो टाइम हो जाएगा t इक्वल टू 2 pi r बाई v। तो लिमिट पुट कर देंगे 0 टू 2 pi r बाई v। जब खुद से सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ कहोगे सर थीटा और यहाँ टाइम है, दोनों को एक ही फंक्शन में लिखना है। ऑलरेडी मैंने यहाँ सजेस्ट कर दिया, थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे? ओमेगा टी।
मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, थीटा का वैल्यू ओमेगा टी मतलब वी बाई आर इंटू टी पुट कर दो, टाइम ये पुट कर दो, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 8R। और GR बैच याद कर लेना, ये ट्रिकी सवाल है, ये सवाल आ सकता है जेई मेन में आजकल ट्रिकी सवाल एज इट इज जो इंपॉर्टेंट सवाल है पूछ रहा है, बहुत सारे सवाल। इफ यू डू द इंटीग्रेशन 8 आ जाएगा। किसी को दिक्कत है तो मुझसे पूछ लेना, डाउट्स में पूछ लेना। बच्चों ये मिटा रहा हूं। अगर एक स्फीयर प्योर रोलिंग कर रहा है बच्चों, v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, किसी भी पॉइंट का जो पाथ दिखाते हैं वो ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे वेलोसिटी 0, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, इस टाइप से होगा। एंड दिस डिस्टेंस विल बी 2πr। कभी कभी कोई टीचर्स कैसे बताते हैं, ये पार्टिकल का मोशन कॉम्प्लिकेटेड है, ये ऐसे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ऐसे जाएगा। बच्चों ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये पार्टिकल कभी भी पीछे नहीं आएगा, बिकॉज किसी टाइम पे इसका वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में नहीं है, तो ऐसे वापस तो कभी नहीं आएगा। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। बच्चों हम लोग बात कर रहे थे प्योर रोलिंग का, हमने थोड़ा सा चला गया, उस पार्टिकल का स्पीड निकाल लिया, उस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये निकाल लिया। अब आ जाते हैं बैक टू बेसिक। अब यहाँ पे 100% समझ में आना चाहिए बच्चों को। तो एक प्लैंक है, जो प्लैंक भी मूव कर रहा है और उस पे सर्कल बॉडी ये भी मूव कर रहा है। इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, रेडियस r है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v है। ऑल वेलोसिटीज आर इन ग्राउंड फ्रेम। The body is pure rolling over the plank. So what will be the relation between V1, V and ओमेगा में क्या रिलेशन है? और ये मैं बता रहा हूं, ये 100% समझ में आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो दिक्कत है, आगे बहुत दिक्कत होगी। देखो बच्चों, यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट पे रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो प्लैंक का एक पॉइंट और एक पॉइंट डिस्क का, स्फेरिकल बॉडी का। प्लैंक के इस पॉइंट का वेलोसिटी है v1, डिस्क के इस पॉइंट का वेलोसिटी है एक v और एक ओमेगा r। क्या इस डिस्क के इस पॉइंट का वेलोसिटी 0 होना चाहिए? हाँ। नहीं, डिस्क के इस No, पॉइंट का sir. वेलोसिटी वही होना चाहिए जो कांटेक्ट पॉइंट प्लैंक का वेलोसिटी है। V1 प्लैंक का पॉइंट का वेलोसिटी है v1 आई कैप में, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगा v माइनस ओमेगा r। सो दिस विल बी द रिलेशन। बच्चों समझ में आया क्या? Yes, sir.
बच्चों 2 प्लैंक ले लिया, 1 2, मैं कहूँ ये प्योर रोलिंग है। दैट मीन्स जहां जहां कॉन्टैक्ट पॉइंट है वहां पे रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है। सो वी ओमेगा और V1 में क्या रिलेशन है, V ओमेगा और V2 में क्या रिलेशन है? बच्चों यहाँ पे 2 कॉन्टैक्ट पॉइंट है तो वी विल गेट 2 रिलेशन। एक इस पॉइंट पे रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, अभी अभी लिख दिया है, V1 इज इक्वल टू V माइनस ओमेगा आर। इस पॉइंट की बात करें, इसका पॉइंट का वेलोसिटी है V2, इस पॉइंट का भी 2 वेलोसिटी, V आगे और ओमेगा आर भी आगे, ये 2 इक्वेशन। अगर पूछे कि व्हाट इज द V इन टर्म्स ऑफ V1 V2, दोनों को ऐड कर दोगे तो V इक्वल टू 2V इक्वल टू आ जाएगा V1 प्लस V2, और अगर ओमेगा निकालना है तो 2 माइनस 1 कर दो, ओमेगा आर इज इक्वल टू 2 ओमेगा आर इक्वल टू हो जाएगा V2 माइनस V1, ओमेगा इक्वल टू V2 माइनस V1 बाई 2R, ये भी निकल जाएगा। बच्चों ये समझ में आ गया होगा, ये आसान है। चलो बच्चों, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया प्योर रोलिंग में जहां पे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है वहां पे रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है। अब अगर मैं बात करूं, जो रोल जैसा वेलोसिटी का था वैसा ही रिलेशन एक्सेलरेशन का भी होगा। तो अगर मैं पूछूं कि इसका वेलोसिटी एक्सेलरेशन सपोज a है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, so there will be same relation। इस पॉइंट के पास 2 एक्सेलरेशन है, एक सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन और एक सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन विच इज अल्फा इंटू आर। तो इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा a माइनस अल्फा आर, ग्राउंड का पॉइंट रेस्ट में उसका एक्सेलरेशन 0, इसका भी एक्सेलरेशन 0। तो इस कांटेक्ट पॉइंट का अगर प्योर रोलिंग होना है, फॉर प्योर रोलिंग एक्सेलरेशन ऑफ contact point must be same। और ध्यान देना, यहाँ पे बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, गलत बताते हैं। मस्ट बी सेम नहीं, मस्ट बी सेम इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। बहुत जगह पे बुक पे भी लिखा जाता है एक्सेलरेशन शुड बी सेम, एक्सेलरेशन सेम नहीं, कॉन्टैक्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में सेम होना चाहिए अगर प्योर रोलिंग है तो। क्योंकि सर ऐसा क्यों? अब मैं बता रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अगर ये पार्टिकल बॉडी मूव कर रहा है, इसका कुछ एक्सेलरेशन भी है, कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन भी है, कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी है, या अभी मान लेते हैं एक्सेलरेशन रहने देते हैं, छोड़ देते हैं एक्सेलरेशन, प्योर रोलिंग कर रहा है, एक्सेलरेशन नहीं है। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन का पूछा जाए, ये पॉइंट सपोज ए है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए? ध्यान से सुनना, ACM 0 है,
कहोगे सर एक्सलेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आप पूछ रहे हो, ये होता है एक्सलेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो जीरो है। क्या एक्सलेशन ऑफ ए सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जीरो है या कुछ है? मैं कहता हूं कि सेंटर ऑफ मास से बैठ जाओ, ये पार्टिकल को क्या देखोगे, क्या कर रहा है? rotate, रोटेट का सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। सेंटर ऑफ मास में बैठ गए, मुझे दिखेगा ए जो है वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो इसमें बैठ के तुम देखोगे कि ए का एक्सेशन इधर होगा कितना, ओमेगा स्क्वायर आर। बच्चे सुन रहे हो तुम लोग? क्या yes, देखोगे? हाँ ओमेगा स्क्वायर आर इधर। क्या पार्टिकल ए का एक्सेशन जीरो है क्या? नहीं। ग्राउंड के फ्रेम में भी कितना है, जो सेंटर ऑफ मास का फ्रेम है, सेंटर ऑफ मास का ऑल्दो एक्सेशन जीरो है बट सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ऊपर है। अगर मैं पूछूं इस पार्टिकल का एक्सेलेरेशन किधर है, तो अगर सर इस पार्टिकल का एक्सेलेरेशन नीचे इधर है, ग्राउंड फ्रेम में भी इधर, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में भी इधर और ग्राउंड फ्रेम में भी इधर, बिकॉज ग्राउंड के फ्रेम में इसका एक्सेलेरेशन जीरो है सेंटर ऑफ मास का। इस पार्टिकल का एक्सेलेरेशन इधर है। बात समझ में आई? yes sir, और एक बहुत बढ़िया सा सवाल बनता है, बहुत ही बढ़िया सा, सारे बच्चे नोट डाउन करोगे कि अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा, प्योर रोलिंग, तो उस केस में इस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना लिखा था, v या 2v? 2v, वो भी इस पार्टिकल का एक्सेलेरेशन भी है, इस पार्टिकल का पाथ भी हमने ऐसे अभी दिखाया था, ऐसा पाथ। पूछता है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट हाईएस्ट पॉइंट। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत फेमस सवाल है। जेई मेन में जेआर वाले बच्चे जेई मेन में एज इट इज आ सकता है, आजकल टिपिकल सवाल पूछ रहा है। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर of path of a particle on circumference at its highest point। कौन सा रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने पढ़ाया है क्या? यस पढ़ाया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। बहुत बढ़िया। तो सर बहुत ही सिंपल सा है। तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर, v के जगह पे हो जाएगा 2v, क्योंकि उसका वेलोसिटी 2v का स्क्वायर, और एक्सेशन इसका नीचे कोई बता रहा है g, मेरे कान में आवाज आ रही है, गलत। इस पे सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है क्या? इस पार्टिकल पे इसका दोस्त नहीं लगा रहा होगा फोर्स? कितना लगा नहीं पता, बट मुझे पता है कि नेट फोर्स ओमेगा स्क्वायर आर, नेट एक्सेशन इधर है, ओमेगा स्क्वायर आर किधर, नीचे। तो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4v स्क्वायर अपॉन ओमेगा कितना है, v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ओमेगा v बाई आर है ना, तो ये v स्क्वायर गया, एक आर जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4r। बच्चों ये रिजल्ट याद कर लेना, नोटबुक में लिख लेना। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट हाईएस्ट पॉइंट कितना आया, 4r। कैसे आया समझ में आ गया होगा। ये मैंने पढ़ा दिया। IIT जेई वाले ने पूछ लिया कि जब पार्टिकल यहाँ पे है तो उस समय इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, किस पॉइंट पे।
पार्थावत कुछ आंसर बताया था पाई आर। पार्थ गलत 2 हो गया R, ना आंसर तुम्हारा? क्योंकि सर यहाँ पे क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। इस पॉइंट पर स्पीड देखते हैं क्या है, सर ने पढ़ाया क्या? पढ़ाया? पढ़ाया यार। v इधर, v root 2V, इधर है √2v, स्पीड है √2v। तो क्या आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर? स्पीड √² अपॉन एक्सलेशन। किधर एक्सलेशन? एक्सलेशन तो इधर है, लेकिन मुझे इधर चाहिए एक्सलेशन क्या? नेट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। डायरेक्शन में। अब ये सारा चीज तुम्हें किसी हर टीचर नहीं पढ़ाता इतना ध्यान से। इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। बच्चों ये देखोगे ये 45, चूंकि ये 45 है, ये 45 डिग्री है, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 45 इधर है, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 45। तो ये हो जाएगा बच्चों 2v स्क्वायर अपॉन ओमेगा कितना है? v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, r इंटू कॉस 45 1 बाई √2। हो जाएगा बच्चों 2√2 इंटू आर। इस पॉइंट पे बच्चों ये समझ में आया क्या है? कुछ नया चीज सीख रहे हो? जे आर बैच, जे बैच हमने अभी ये बता दिया, इस पॉइंट से स्टार्ट हुई थी बात कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे लोग बोल देते हैं कि एक्सलेशन शुड बी सेम। उसको मैं मॉडिफाई करके फाइनल डिफाइन करके बोल रहा हूं, एक्सलेशन सेम नहीं, एक्सलेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में सेम। क्योंकि इसका एक्सलेशन इधर भी है, इस पॉइंट का एक्सलेशन तो नेट एक्सलेशन 0 है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला फंडा भी हो गया। बहुत सारे फैक्ट हमने यहाँ पे सवाल देख लिए। मैंने कहा था ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गौरव ने कहा सर वीडियो लैग हो रहा है। बच्चों अभी कहानी तो अभी बाकी है, मजा तो अभी आगे आएगा। बहुत सारी चीजें हैं, अभी वाला तो थोड़ा टफ जा रहा होगा कि बहुत सारी चीजें बीच बीच में आ जाता है, बट ये सब एग्जाम में आ सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। तो बच्चों मैं बता रहा था कि एक्सलेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में सेम होना चाहिए। इसका एक्सलेशन ए है, इसका एंगुलर एक्सलेशन अल्फा है। तो इस पॉइंट का दो एक्सलेशन, एक इधर ए और एक इधर अल्फा आर, ए इज इक्वल टू अल्फा आर हो जाएगा फॉर प्योर रोलिंग। फिर से एक प्लैंक लगा दूंगा, A1 से ज्यादा आप कर लोगे तुम लोग। अब बच्चों मुझे ये निकालना है कि इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है, तो कैसे एक्सेशन निकालना है, कैसे वर्क करना है। अभी तक तो मैं काइनेमेटिक्स वाला पार्ट डिस्कस कर रहा था। तो बच्चों अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन निकालना है, मैंने कहा था कि ये कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशंस को दो पार्ट में बांटूंगा। एक सेंटर ऑफ मास का मोशन निकालना है, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है। कहाँ? सेंटर ऑफ मास में। बहुत ही सिंपल सा है, ACM, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास आता है। और दूसरा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बॉडी जो रोटेट कर रहा है उसको एनालाइज करना है, जो कि ऑलरेडी हमने अभी पढ़ा है, प्योर रोटेशन अबाउट एक्सिस, फिक्स्ड एक्सिस, और दोनों को कंबाइन कर देना है। तो ये तो हमें निकालने आता है।
जब हम रोटेशंस पढ़ेंगे, प्योर रोटेशन सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, तो बच्चों सेंटर ऑफ मास का फ्रेम में जाके बैठ के हमें पढ़ना है और वो एक्सलेटेड होगा कि नहीं? अगर Yes, sir. एक्सलेटेड है तो हमें क्या करते हैं? Pseudo सूडो force. फोर्स Sir. लिखते हैं। तो हमें सूडो फोर्स लिखना पड़ेगा, लेकिन हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाके क्या पढ़ने वाले हैं? अल्फा निकालने वाले हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन देखना है मुझे, उसके रोटेशनल मोशंस को स्टडी करना है। एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हमें टॉर्क लिखना है। क्या करना है? टॉर्क लिखना है। मतलब सारे रियल फोर्सेज का टॉर्क लिखेंगे और प्लस सूडो फोर्स का टॉर्क लिखना पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि सूडो फोर्स लगाएंगे कहां पे? अगर बॉडी पे सूडो फोर्स लगाते हैं तो किस पॉइंट पे लगाऊं सूडो फोर्स? सेंटर ऑफ At मास। सेंटर ऑफ मास। जब हम सेंटर ऑफ मास पे लगाएंगे टॉर्क जीरो हो टॉर्क जाएगा अबाउट सेंटर ऑफ और मास। 0 मतलब ये बड़ा अच्छा चीज हो गया बच्चों। अब मैं बता रहा हूँ स्टेटमेंट, जब हम कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था कि एक सेंटर ऑफ मास का मोशन पढ़ो और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बॉडी का प्योर रोटेशन पढ़ो। उससे फायदा ये हो जाता है कि सूडो फोर्स के टॉर्क को लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज उसका टॉर्क 0 हो जाता है। तो सेंटर ऑफ मास का फ्रेम बड़ा स्पेशल पॉइंट है। सो वी विल प्रीफर टू वर्क इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, है ना? वी विल प्रीफर to work in COM frame as in writing torque in COM frame, torque of pseudo force will be 0 as it acts at center of mass. अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ, कोई कहेगा कि नहीं सर मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में नहीं, मैं तो ये यहाँ एक पॉइंट एम पॉइंट है, एम पॉइंट के फ्रेम में बॉडी के मोशंस को स्टडी करूंगा। और आप जो कह रहे हो कि ये पॉइंट पी है, पी का मोशन तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एम प्लस वेलोसिटी ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या ये स्टेटमेंट गलत है? मैं कहूंगा नहीं, ये स्टेटमेंट सही है। जो हम सेंटर ऑफ मास ले रहे थे, कोई दूसरा पॉइंट ले लिया एम। यस, दिस इज करेक्ट। तुम एम के फ्रेम में वर्क करो, एम के रेस्पेक्ट में बॉडी प्योर रोटेशन कर रहा होगा। लेकिन जब m के फ्रेम में वर्क करोगे, जब हम टॉर्क लिखेंगे तो टॉर्क में सारे रियल फोर्सेस का टॉर्क इसके अबाउट लिखोगे, आई इसके अबाउट लिखोगे, अब प्लस सूडो फोर्स का भी टॉर्क लिखना पड़ेगा। सूडो फोर्स कहाँ लगेगा? सेंटर ऑफ मास पे। तो सूडो फोर्स का टॉर्क लिखना पड़ेगा बच्चों, तभी ये करेक्ट होगा। तो हम क्यों उस झंझट में पड़े? इसलिए हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे कि हम सेंटर ऑफ मास में ही बैठ के काम कर लेते हैं। तो अब बिंदास सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में वर्क करो। इवन सेंटर ऑफ मास एक्सलेटेड है, सूडो फोर्स का टेंशन नहीं लेना है। इज इट क्लियर टू ऑल? ये Yes, बच्चों sir. एक कंसेप्ट हो गया जो बच्चे बिना जाने हुए भी लगाते हैं, टीचर भी बिना जाने हुए बताते रहते हैं, सॉल्व हो जाता है। बिकॉज टॉर्क तो आता नहीं, 0 है, नहीं भी पता है तो क्या है, लेकिन तुम्हें तो पता है। अब जो बात आए कि अब तुम्हें मजा आएगा पढ़ने में, बिकॉज हमने बेसिक चीजें जो है वो हम लोग कर लिए। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व करने वाला। बच्चों एकदम जाना नहीं, क्लास छोड़ना नहीं, अभी मेन चीज तो अभी मजा आएगा। JR बैच, आर यू गेटिंग समथिंग? मतलब कुछ समझ में आ रहा है या सब ऊपर से निकल रहा है?
जे आर बैच आ रहा है सर। अभी देखो, अभी समझ में आएगा, अभी मेरा प्रॉमिस है कि अभी समझ में आएगा। तो बच्चों एक स्फेरिकल बॉडी है, कोई भी बॉडी है, रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है, और ये रफ है, सफिशिएंटली रफ है, प्योर रोलिंग नहीं हो रहा है। अच्छा एक चीज बताना, जब प्योर रोलिंग होगा बच्चों तो कांटेक्ट पॉइंट पे, प्योर रोलिंग में कांटेक्ट पॉइंट पे फ्रिक्शन लगेगा, लग सकता है, लेकिन उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? No. नहीं, No. वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा वो फ्रिक्शन स्टैटिक होगा या काइनेटिक? स्टैटिक। Static. रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगा। जब रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रहा, स्टैटिक है, और स्टैटिक वर्क कितना करेगा सिस्टम पे? Zero. वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? 0, अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो। मैं एक बार आगे लिखा दूंगा, बट अभी आगे बढ़ता हूं। मैंने यहाँ पे ना एक टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक फोर्स लगा दिया बच्चों, एफ का, और ये स्फेरिकल बॉडी है, कुछ भी रहेगा मैं बाद में बताऊंगा। अब बताओ ये क्या होगा? ये सिर्फ ट्रांसलेट करेगा या सिर्फ रोटेट करेगा या दोनों होगा? कहोगे सर दोनों होगा, है ना। अब यहाँ पे अगर ये मूवमेंट होगा बच्चों तो यहाँ फ्रिक्शन लगेगा। अब मुझे नहीं पता कि फ्रिक्शन आगे लगेगा कि पीछे लगेगा या लगेगा ही नहीं, तो मैं कॉमन सेंस से मान लेता हूं कि लेट्स की ये पीछे लग रहा है, मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया। और एज ए रिजल्ट ये बॉडी क्या कर रहा है? एक्सलेट कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन है ए, और रोटेट भी करेगा, और ऐसे रोटेट करेगा, एंगुलर एक्सेलेरेशन है अल्फा। और दे दिया सफिशिएंट रफ है सो दैट प्योर रोलिंग हो रहा है, दे दिया सवाल में। इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, लिखा रहेगा प्योर रोलिंग या लिखा रहेगा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट पे एक्सेलेरेशन जो होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में 0 रहेगा, ग्राउंड के इक्वल रहेगा, ए इक्वल टू अल्फा आर होगा। मुझे तो निकालना ए कितना है। बच्चों क्या करना है? 2 इक्वेशंस लिखना पड़ेगा, एक ट्रांसलेशन मोशन के लिए और एक रोटेशन के लिए। कहोगे सर ए निकालना है, बहुत ही सिंपल सा है। इसमें फोर्स कौन सा लग रहा है? एफ आगे, फ्रिक्शन किधर दिखा है? पीछे, माइनस एफ, दैट इज इक्वल टू टोटल मास इनटू ए। बताओ इक्वेशन 1 समझ में आया? सर हाँ बोलो सार्थक। सर वो एफ आपने वो रोलर पे लगाया है ना, फ्रिक्शन? हाँ ये फ्रिक्शन रोलर पे लगाया ना। सर वो तो आगे लगेगा ना। मुझे नहीं पता ना कि आगे लगेगा पीछे, क्यों कर रहे हो कि आगे लगेगा? Why you are saying कि आगे लगेगा? मुझे तो नहीं पता, मैंने आगे या पीछे कोई लगा दिया, नहीं पता है तो किधर भी लगा देते हैं, अपने आप आ जाएगा आंसर। ठीक है यार? यस जे बैच ठीक है, तुम्हें पता होगा कि आगे लगेगा, बट मुझे नहीं पता था इसलिए मैंने पीछे लगा दिया। देखते हैं अपने आप आगे पता आता है कि नहीं। अभी हमने पीछे लगा दिया, इक्वेशंस लिखा। बच्चों अब क्या करना है? अब रोटेशंस का इक्वेशंस लिखना है। कहोगे सर क्यों लिखना पड़ेगा? बिकॉज एक अननोन ए और एक अननोन एफ, 2 अननोन है, एक ही इक्वेशन है, वी नीड 1 मोर इक्वेशन। सेंटर ऑफ मास में बैठ के देखते हैं कि एंगुलर एक्सेलेरेशन कितना है। बच्चों ये एफ कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है? अभी एफ इंटू आर, किधर? इंटू द प्लेन। ये एफ किधर प्रोड्यूस कर रहा है? आर क्रॉस एफ। देखना बच्चों, इंटू द प्लेन, ये ध्यान देना है। बोथ आर प्रोड्यूसिंग टॉर्क इन द सेम सेंस, सेम वे में रोटेट करना चाह रहा है, अभी यही समझना है। आदित्य ये समझ में आया क्या? दैट इज इक्वल टू आई, आई किसके अबाउट?
किसके अबाउट आई? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट, बिकॉज Center of टॉर्क mass. किसके अबाउट ले रहे हैं? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ये ध्यान देना है। ICM into alpha. So capital F plus small f, that is equal to ICM. Alpha is equal to A. Alpha is equal to A by R. और ये वाला R चला गया, A by R square, इक्वेशन 2। ये R भी इधर लेके आ गया। ऐसा ही लिखना है ऊपर नीचे। मुझे निकालना है बच्चों A। ये हो जाएगा 2F, F स्मॉल f चला जाएगा, M plus ICM by R square into A. What will be the acceleration? 2F upon M plus ICM upon R square. बच्चों ये समझ में आया क्या सवाल? अब कहा कि सर आपने ये बॉडी बताया नहीं कि कौन सा है, तो मैं बता देता हूं। अब सपोज मैं कहूं कि बॉडी सॉलिड सिलेंडर, बताओ तुम लोग ए क्या होगा? अगर बॉडी में देता सॉलिड स्फीयर तो ए क्या होता? अगर मैं बॉडी देता हॉलो स्फीयर तो ए कितना होता? अगर मैं बॉडी दे देता हॉलो सिलेंडर तो एक्सप्रेशन क्या होता? A1, A2, A3, A4। 4F by 3M फर्स्ट का। तो जल्दी से मुझे बताओ कि क्या होगा एक्सप्रेशन? एक ने तो बता दिया। इसमें कहा 4F by 3M आ गया। सेकंड का 10F by 7M। सेकंड का आ गया 10F by 7M। हॉलो स्फीयर का 6F by 5M। 6F by 5M। और हॉलो सिलेंडर का बच्चों ये जल्दी से क्विकली सॉल्व करो, सारे बच्चे के नोटबुक में होना चाहिए। ये तो बस प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब मुझे लगता है एंजॉय किया होगा तुम लोगों ने कि ये निकाल सकते हो। सॉल्व तो एक ही किया, इसमें वैल्यू पुट करते चले गए। JR बैच को तकलीफ हो सकती है। JR बैच सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr²/2। सॉलिड स्फीयर का कितना होता है? 2/5 5mr²। हॉलो स्फीयर का कितना होता है? 2/3 2/3mr²। जिन बच्चों को नहीं याद है रट्टा मार लें, अदरवाइज बहुत डांट लगेगी। हॉलो सिलेंडर का कितना होता है? mr², रिंग जैसा। अब एक चीज देखना, इसको समझो। ऐसे करके कोई पढ़ाता नहीं है। एक्सप्रेशन जो आया बच्चों 4F by 3M आया है। अगर यह फ्रिक्शन नहीं होता, मतलब ये सोचो स्मूथ सरफेस होता, तो ये फोर्स हमने F लगाया, एक्सप्रेशन क्या होता? F by M होता। अगर स्मूथ होता तो एक्सप्रेशन कितना होता? नेट फोर्स बाय मास। और इस केस में देखो तो एक्सप्रेशन 4F by M, मतलब F by M से ज्यादा है। हमने लगाया F फोर्स और एक्सप्रेशन F by M के जगह उससे ज्यादा है फोर्स। क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो? फ्रिक्शन आगे लगेगा। Friction आगे भी F के लगेगा। डायरेक्शन में क्या लग रहा है। बात है।
मतलब फ्रिक्शन तुम्हें हेल्प करने के लिए आ गया, सपोर्ट कर रहा है। तुम कहते हो फ्रिक्शन सर हमेशा अपोज करता है, देखो सपोर्ट कर रहा है। कहा कि दोस्त अकेले फोर्स लगा रहा है, हम भी साथ दे देते हैं, इसलिए 4F/3M आ गया। कैन वी कंक्लूड, ऐसे देख करके हम समझ सकते हैं। तो आंख नाक कान खुला रखो, समझो इस चीज को। इसमें भी देखो F/m से ज्यादा, यहाँ भी इस केस में भी फ्रिक्शन आगे लग रहा है, इस केस में भी 6F/5M, F/m से ज्यादा, इस केस में भी आगे लग रहा है। और हॉलो सिलेंडर में क्या लग रहा है? 0 हॉलो सिलेंडर में 0 Zero. F/m आएगा। तो हम चीजों को, रिजल्ट को ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट इट डजंट मीन कि फ्रिक्शन आगे लग रहा है कि पीछे लग रहा है। पहले मैं ये निकालूं और फिर बताऊं, उसका तरीका मैं बताऊंगा कैसे निकालना है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। बट अगर हमने ये काम कर लिया है तो कम से कम ये तो बता सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। इज इट क्लियर? अब मैंने पूछा कि चलो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स में जनरली बाद में बताता हूँ, बट मैं यहीं पे बता देता हूँ कि हाउ टू फाइंड। सुन लो, टाइम कम है। बच्चों एक बॉडी और सिंपल सा पूछा जाए कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बताओ, है ना, और कह दिया कि बॉडी पे फोर्स इधर लग रहा है एफ सेंटर पे, तो फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन मैंने लिख दिया, लिख लो यहीं पे लिख लो। टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था ब्रह्मास्त्र जब फ्रिक्शन पढ़ा रहा था, क्या बताया था पहले- बच्चों? पहले Assume मान the लें- surfaces स्मूथ, बताया था कि नहीं? मान लेते हैं सरफेस स्मूथ है। दूसरा स्टेप, सी रिलेटिव मोशन। कैसे देखोगे? तो जब स्मूथ मान लिया तो यहाँ पे तो कोई फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, तो अगर फोर्स हमने यहाँ लगाया बच्चों, सेंटर पे लगा दिया है, तो बॉडी सिर्फ ट्रांसलेट करेगा या रोटेट भी करेगा? स्मूथ है, Translate. सिर्फ ट्रांसलेट करेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास में लग रहा है, टॉर्क तो है ही नहीं, तो इट विल ट्रांसलेट ओनली। जब ऐसे सिर्फ ट्रांसलेट करेगा तो ये पॉइंट किधर जाएगा? आगे जाएगा। अब बच्चों फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। समझा क्या? अब मैं बात करूं कि फोर्स में कहा ना कि फोर्स सर क्या करते हैं ना, इधर लगाते हैं, इधर एफ, एक्सटर्नल फोर्स। मैं पूछूं डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन किधर होगा? कहोगे सर यहाँ पे तो बॉडी रोटेट भी करेगा और ट्रांसलेट भी करेगा। ट्रांसलेट इधर करेगा और रोटेट इसके अबाउट कैसा टॉर्क लग रहा है? आर क्रॉस एफ। ये ऐसे रोटेट करना चाह रहा है, ऐसे पीछे लगेगा पीछे। ऐसे, तो इसका अल्फा आर भी इधर ही है। अब जितना भी हो, दोनों डायरेक्शन का मोशन इधर ही है, ये पॉइंट इधर ही जाना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। समझा क्या? लेकिन अगर पूछा जाए कि सर अगर फोर्स इधर लग रहा है, जो कि अभी हमने किया है, यहां से एच हाइट पे लग रहा है सेंटर से, अब बताओ कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा? अब हम फंस जाएंगे। अब कहेंगे क्या कि बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन इसका एक्सेलेरेशन आगे है और ये रोटेट भी करना चाहेगा बच्चों, तो ये एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा भी प्रोड्यूस करेगा, तो इसका इधर भी एक एक्सेलेरेशन होगा, कितना? अल्फा आर। अब सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर इसका ऊपर लगा तो एक एक्सेलेरेशन ट्रांसलेशन के कारण ए और एक रोटेशन के कारण इधर। अब ये दोनों का रिजल्टेंट किधर है ये देखना है। अगर रिजल्टेंट मुझे पता चल गया तो हम बता देंगे आंसर।
मतलब अगर A इज ग्रेटर देन अल्फा आर, अगर ऐसा हुआ तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? A ज्यादा है तो ये आगे जाना चाह रहा है, इसलिए फ्रिक्शन विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। फास्ट जा रहा हूं क्या? अगर कहेगा कि नहीं सर अल्फा ग्रेटर देन ए रहेगा, अल्फा बड़ा हो जाए, तो ये पॉइंट नेट इधर जाएगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इज इट क्लियर? समझा क्या? तो मैं केस ले रहा हूं, ये कहा ना कि सीधा रिलेटिव मोशन, तो मैं केस ले रहा हूं कि ये ना एक सॉलिड सिलेंडर है, R/2 पे एक फोर्स F लगा रहे हैं, सॉलिड सिलेंडर। H का वैल्यू R/2 ले लेते हैं, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तो सिंपली F/m हो जाएगा। और क्या निकालना है बच्चों? अब रिलेटिव मोशन देखने के लिए अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? टॉर्क बाई आई। टॉर्क कितना है? F इंटू एच अपॉन आई। आई कौन सा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। इस पर्टिकुलर केस में क्या है? अगर ये सॉलिड सिलेंडर है तो क्या हो जाएगा? mr²/2। तो उस केस में हो जाएगा बच्चों ये F अपॉन M, ये 2 चला जाएगा R, अल्फा R जो हो जाएगा F/m, ACM भी F/m। तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा इस केस में? समझ में आई बात? अगर मैं यहाँ पे पूछ दूं, सारे बच्चे नोट डाउन करना है सारी चीजों को। अगर ये सॉलिड स्फीयर होता, यही अल्फा क्या निकालते बच्चों? F इंटू एच R/2 अपॉन आई कितना हो जाता? 2/5 mr²। तो अल्फा आ जाता F, ये 5 चला जाएगा, 5F बाई 4m इंटू R। अल्फा R जो हो जाता 5F बाई 4m, और A कितना है? F/m। अब बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा? क्या मैं फास्ट चल रहा हूँ? बच्चे बहुत निकल गए, एग्जिट हो गए हैं। 62 था, 51 हो गया। बच्चों किसी को आगे नहीं समझ में लगेगा। आया क्या? अल्फा 5F/4m आया, F/m से ज्यादा 5/4 है, ये F/m है। तो अल्फा ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, मतलब ये पॉइंट इधर जाने का टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हाउ टू फाइंड फ्रिक्शन ये भी हमने बता दिया। दूसरा क्लास है क्या इसके बाद? नो Moral is- सर। सर JR का है। JR का है, JB का नहीं है ना? नो सर। नहीं है सर। सर वो कॉलेज का ओरल है सर। ओरल से कॉलेज सर। का ओरल है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जिसका ओरल है वो जा सकते हैं, जिसका नहीं है वो अटेंड कर सकते हैं। अभी कंटिन्यू रहेगा 5 मिनट। Bye, sir. इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूंगा कि 5 मिनट और कंटिन्यू कर लो इफ पॉसिबल।
5 more minutes, especially JR batch. बच्चों अभी मैं क्या करता हूँ ना, हमने हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे एक फोर्स लगा करके एक्सेलेरेशन निकाला। मैंने एक स्फीयर को, एक स्फेरिकल बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पे रख दिया। और ये सफिशिएंटली रफ है। सफिशिएंटली रफ का मतलब प्योर रोलिंग अलाउ होगा, स्लिपिंग नहीं होगा। जितना फ्रिक्शन चाहिए उतना लग जाएगा। इसमें फोर्सेज कौन कौन सा है? एक mg, एक n। अब बताना कि यहाँ पे अगर पूछा जाए कि फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो mg का जो ये कंपोनेंट है डाउन द इंक्लाइन, mg का दो कंपोनेंट, एक हो जाएगा mg cos थीटा और इधर mg sin थीटा। ये mg चाहेगा कि बॉडी इधर स्लाइड करे। अगर स्मूथ होता तो सिर्फ और सिर्फ प्योर ट्रांसलेशन होता, बट फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन विल एक्ट इन दिस वे। फ्रिक्शन किधर लगेगा? अप द इंक्लाइन। मुझे निकालना है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन। बच्चों इक्वेशंस लिखते हैं बहुत। कोई भी स्फेरिकल बॉडी कुछ भी ले लिया, डिस्क ले लिया, सॉलिड सिलेंडर ले लिया, हॉलो सिलेंडर ले लिया। सो व्हाट विल द इक्वेशन बच्चों? डाउन द इंक्लाइन फोर्सेस किधर देखेंगे? डाउन द इंक्लाइन। रिजॉल्व किधर करेंगे? डाउन द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। व्हाई? बिकॉज बॉडी विल एक्सेलरेट इन दिस डायरेक्शन। वी नो दैट इधर एक्सेलरेशन है। इक्वेशन हो जाएगा mg sin theta minus f, that is equal to ma। ये हो गया ट्रांसलेशनल मोशन का। अब ये रोटेट भी करेगा। इसको टॉर्क कौन दे रहा है? इज इट mg या n या कोई और अदर फोर्स? किसी ने बताया? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इसको एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। सो फ्रिक्शन का टॉर्क हो गया F इंटू आर, दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। आई किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। टॉर्क किसके अबाउट ले रहे हैं? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। क्योंकि प्योर रोलिंग हो रहा है इसलिए A इज इक्वल टू अल्फा आर। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐसे लिख लेता हूं बच्चों। ICM अल्फा इज इक्वल टू A बाई आर, ये R आ गया R स्क्वायर। इक्वेशन 2 1 एंड 2 ऐड कर दो। साथ साथ तुम लोग लिखना m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। ये आ जाएगा mg साइन थीटा अपॉन बहुत ही बेसिक सवाल बच्चों, ये 100% समझ में आना चाहिए। 100%। जेबी बैच कोई नहीं जाएगा, जेबी बैच पूरा अटेंड करेगा क्लास। जे बैच जेआर बैच जा सकता है। 2 मिनट और रुक जाओ। A is equal to mg sin theta divided by this। अगर मैं कहूं कि the body is ring,
कैन यू फाइंड एक्सेशन क्या होगा? रिंग का लिख लोगे आई, कितना होता है mr स्क्वायर? mr स्क्वायर, m और m 2m। अगर मैं कहूं कि नहीं बॉडी जो है वो सॉलिड स्फीयर है या सॉलिड सिलेंडर है, what will be the acceleration? mr square by 2, mr square by 2, 1 by 2, 1 plus 1 by 2, 3 by 2, 2g by 3 हो जाएगा। या सिंपल से मैं बात करूं कि जिसके लिए ये वाला क्वांटिटी बड़ा होगा, जिसका ये क्वांटिटी बड़ा होगा उसका एक्सेलेरेशन ज्यादा होगा, होगा कि नहीं? सॉरी, जिसका ये बड़ा होगा उसका एक्सेलेरेशन कम होगा। और जिसका ये वाला टर्म सबसे छोटा होगा उसका एक्सेलेरेशन सबसे ज्यादा होगा। बच्चों एकदम कोई अभी क्लास नहीं छोड़ेगा। क्या कर रहा हूं मैं? एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, एक रिंग ले लिया, एक डिस्क ले लिया, एक सॉलिड स्फीयर ले लिया और एक हॉलो स्फीयर ले लिया। बॉडी 1 2 3 4 and released from same position. All body rolls down. दे दिया है without slipping. Released from same level. Which body will reach bottom first? Which Solid body solid sphere. will reach bottom first? क्योंकि सर वो बॉडी सबसे पहले पहुंचेगा जिसका एक्सेलेरेशन सबसे ज्यादा हो। एक्सेलेरेशन सबसे ज्यादा उसका होगा जिसका ये क्वांटिटी I बाई आर स्क्वायर सबसे कम हो। सबसे कम जो होता है वो 2/5 होता है, किसका? Solid. सॉलिड स्फीयर का। 2/5 का मतलब 0.4। अगर मैं बात करूं सॉलिड सिलेंडर का, 1/2 होता है, 0.5 होता है। हॉलो स्फीयर का 2/3 होता है, 0.6 by 3. 0.66। रिंग का कितना होता है? 1 होता है। 1 तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा बच्चों? जिसका ये सबसे छोटा रिंग सॉलिड स्फीयर विल रीच फर्स्ट। सबसे पहले सॉलिड स्फीयर, है ना? उसके बाद कौन पहुंचेगा? डिस्क Disc. सॉलिड स्फीयर के बाद डिस्क, उसके बाद Hollow sphere. हॉलो स्फीयर और लास्ट में रिंग। रिंग विल रीच एट लास्ट। किसी को दिक्कत इसमें? मैं पूछा टाइम, तो जिसका एक्सेलेरेशन ज्यादा वो सबसे पहले पहुंचेगा, सबसे लीस्ट टाइम लेगा। ये सबसे लीस्ट टाइम लेगा और ये सबसे ज्यादा टाइम लेगा।
मैं कहूंगा विच बॉडी विल रीच बॉटम फर्स्ट विथ ग्रेटेस्ट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. लिखना Ring. नोटबुक में. विच बॉडी will reach with greatest linear velocity of center of mass. कौन सा बॉडी सबसे ज्यादा स्पीड से पहुंचेगा? सिंपल सा ये भी रहेगा. Ring. अरे बच्चों, दोनों को सारे बॉडी को डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही जाना है. तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2as. तो s तो सबका सेम, स्पीड तो उसी का ज्यादा होगा जिसका एक्सेलेरेशन ज्यादा. तो कौन पहुंचेगा सबसे ज्यादा स्पीड से? सॉलिड स्फीयर, isn't it? Because solid shell will reach with the greatest linear speed. Am I right? Am I right, बच्चों? कोई तो बताओ. अथर्व यादव. अरे डिस्टेंस तो सबको सेम ही चलना है. एक्सेलेरेशन ज्यादा किसका है? सॉलिड स्फीयर का. तीसरा सवाल. Which body will reach with maximum kinetic energy? टोटल काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा? ऑल बॉडी रोल्स डाउन. एनीवन कोई सबका आंसर सेम आना चाहिए. होगा. सेम फॉर ऑल. प्रीति बागुल क्या होगा? Solid प्रकाश का sphere. सॉलिड स्फीयर. अभी देखो काइनेटिक एनर्जी कहा, इसका मतलब हुआ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों. शिवम ने कहा सबका सेम होगा. रीजन इज कि सबका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना से डिक्रीज किया है? mgh से. बच्चों मैं यहाँ पे बोलना भूल गया, सब बॉडी का मास सेम है. देन ओनली आई विल आस्क दिस क्वेश्चन. सबका मास सेम तो पोटेंशियल एनर्जी सबका सेम से डिक्रीज हुआ. mgh ही टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा. all will reach with the same kinetic energy. Is it clear? Yes, sir. V Yes. सॉलिड स्फीयर का सबसे ज्यादा है. बच्चों अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से कौन पहुंचेगा? सॉलिड सिलेंडर. Solid sphere. सॉलिड स्फीयर. सबसे लीस्ट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से कौन पहुंचेगा? Ring. Ring. सबसे ज्यादा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से कौन पहुंचेगा? Ring. Solid Ring. sphere. रिंग. क्योंकि ट्रांसलेशनल कम है तो रोटेशनल ज्यादा, बिकॉज दोनों का समेशन कांस्टेंट है. क्लियर? सबसे ज्यादा Yes, sir. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से कौन पहुंचेगा? रिंग. सबसे कम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से कौन पहुंचेगा? सॉलिड स्फीयर. सॉलिड. Solid sphere. और अब देखते हैं, धोखा खाते हैं बच्चे, रियली बता रहा हूं. विच बॉडी विल रीच with maximum angular velocity? देखते हैं बच्चों, अपना दिमाग लगाओ, बताओ क्या होगा. Which body will reach ground first with maximum angular velocity? Solid sphere.
क्या बात है, हर्षवर्धन सही बताया, शिवम ने सही बताया, एनीवन एल्स? हम तो सोचे थे धोखा खा गए, बट धोखा नहीं खाए ये लोग। पार्थ अवध धोखा खा गया, रिंग बताया। देखो बच्चों, ये धोखा खाते हैं बिकॉज हमने ये सही बताया कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा रिंग के पास है। तो बच्चे बोलते हैं ओमेगा भी सबसे ज्यादा रिंग का होगा, नहीं, चूंकि ये रोल कर रहा है तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा V/R, जो कि प्योर रोलिंग है। प्योर रोलिंग है तो ओमेगा इज इक्वल टू V/R, तो जिसका V ज्यादा होगा उसी का एंगुलर वेलोसिटी भी ज्यादा होगा। दैट मीन्स सॉलिड स्फीयर विल रीच विद द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। समझा क्या? सर अब बच्चों तुम लोगों ने इतना मेहनत किया, इतना देखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, कौन पहले पहुंचता है कौन बाद में पहुंचता है ना, खूब मेहनत किया, रट्टा भी मार लिया, नींद में भी तुम्हें कोई पूछा जाए तो बता दिया। और एग्जाम में जा करके एग्जाम वाले ने चीटिंग कर दिया, क्वेश्चन सेटर ने। वो ने चुपके से लिख दे दिया कि बहुत सारे हैं, रिंग, डिस्क, स्फीयर, इंक्लाइन प्लेन पे सेम हाइट से रिलीज किया है, और चुपके से लिख देगा स्मूथ सरफेस on a smooth inclined plane it is released ring disk sum. Which body will reach bottom first? सारे साथ में आएंगे। सारे क्या सारे बात? आएंगे सारे। सारे Same साथ में आएगा, आएंगे same बिकॉज आएंगे। फ्रिक्शन लेस है, तो सबका सब किस एक्सेशन से जाएगा? जी साइन जी थीटा से जाएगा, सब जी साइन थीटा से नीचे आएगा। When it will reach bottom, all will have only translational kinetic energy, no rotational kinetic energy. रोटेट करेगा ही नहीं। तो ये ध्यान देना है बच्चों कि स्मूथ तो नहीं लिखा, और ऐसा चीटिंग करते हैं क्वेश्चन सेटर वाले। बच्चे तो रट्टा मारे हैं उस पे, सॉलिड स्फीयर सबसे पहले, रिंग सबसे लास्ट में, सॉलिड स्फीयर पहले, रिंग लास्ट में। तो ये ध्यान देना है। तो बच्चों इसमें अगर पूछा जाए कि फ्रिक्शन फोर्स अब सफिशिएंटली रफ है, दे दिया कि सफिशिएंटली रफ है, ऑल बॉडीज आर डूइंग प्योर रोलिंग, ऑल बॉडीज आर डूइंग प्योर रोलिंग, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम किस बॉडी पे लग रहा होगा? रिंग रिंग पे लग रहा होगा, बहुत बढ़िया। फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम रिंग पे लगेगा बिकॉज रिंग का एक्सेलरेशन सबसे इधर कम है, मतलब फ्रिक्शन सबसे ज्यादा अपोज कर रहा है ना। और इसमें सवाल ये बनता है कि मिनिमम म्यू क्या चाहिए टू अलाउ प्योर रोलिंग? व्हाट इज मिनिमम म्यू रिक्वायर्ड टू अलाउ प्योर रोलिंग? ऐसे सवाल एचसी वर्मा में भी है। तो कोई भी एक बॉडी लिखोगे, एफ का वैल्यू लिखोगे, और मिनिमम म्यू कहेगा तो म्यू इंटू एन पुट कर दोगे। मिनिमम म्यू के लिए म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा, तो हर बॉडी के लिए मिनिमम म्यू चाहिए। सो म्यू का रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? रिंग के लिए। रिंग के लिए सबसे रिंग ज्यादा के होगा, लिए। है ना। इस लेक्चर्स को दोबारा भी देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा कि दोबारा भी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं लिखा नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ। रिंग के लिए सबसे ज्यादा फ्रिक्शन की जरूरत रहेगी। अब अगर कोई कह दे कि एक बॉडी है, रिंग जो है वो प्योर रोलिंग कर रहा है, फ्रिक्शन रिंग के लिए सफिशिएंट है, तो जब रिंग के लिए सफिशिएंट है तो अगर डिस्क रहता उसी मटेरियल का, उसके लिए भी सफिशिएंट रहेगा। सॉलिड स्फीयर तो और अच्छा प्योर रोलिंग करेगा कि नहीं? अगर एक रिंग को मैंने छोड़ दिया और वो प्योर रोलिंग कर रहा है तो डिस्क भी प्योर रोलिंग करेगा, सबके लिए म्यू सेम रहेगा सब बॉडी के लिए। तो बिकॉज डिस्क के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए तो
कम चाहिए फ्रिक्शन। लेकिन अगर कोई कह दे कि एक सॉलिड स्फीयर जो है, सॉलिड स्फीयर प्योर रोलिंग कर रहा है, इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ा, अगर मैं रिंग को छोड़ूं तो क्या रिंग सर्टेनली प्योर रोलिंग करेगा, या रिंग मे डू प्योर रोलिंग, मे नॉट। तो अगर सॉलिड स्फीयर के लिए सफिशिएंट है, डजंट मीन कि रिंग के लिए भी सफिशिएंट होगा। रिंग के लिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कि म्यू कितना है, बट सॉलिड स्फीयर को सस्टेन कर रहा है। लेकिन अगर कहा जाए कि रिंग को प्योर रोलिंग अलाउ कर रहा है, तो सॉलिड स्फीयर को तो करेगा ही करेगा। तो ये आइडिया मैंने दे दिया, ये जब सवाल आएगा तो तुम करोगे। मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। अच्छा, ये बड़ा बेसिक सवाल है। एक सॉलिड बॉडी है, उसको ने यहाँ पे रिलीज कर दिया और ये प्योर रोलिंग कर रहा है, सफिशिएंटली रफ है, प्योर परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग। ये नीचे आ रहा है, यहाँ पे आएगा तो इसके पास दो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी और ये एंगुलर वेलोसिटी होगा। लेकिन इधर वाला पार्ट स्मूथ है, यहाँ पे h हाइट से रिलीज किया है and it reached to maximum height h dash. So can you comment कि h dash क्या होगा बच्चों? Is it equal to h या greater Less या than lesser? लेस देन। Because इधर प्योर रोलिंग कर रहा है, इसके पास अगर पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी भी कितना है, कहोगे सर ये जो है mgh के बराबर है, क्योंकि फ्रिक्शन वर्क नहीं करेगा। ये काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसलेशनल भी है और प्लस रोटेशनल भी है। समझ में आया क्या? लेकिन जब इधर जा रहा है बच्चों, ये स्मूथ सरफेस है, तो इसका वेलोसिटी तो यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा, बट एंगुलर वेलोसिटी रह जाएगा, बिकॉज इसके एंगुलर वेलोसिटी को कौन रोकेगा? टॉर्क है ही नहीं, फ्रिक्शन है ही नहीं। सो जब ये ऊपर जा रहा है, सो ये यहाँ पे रुक जाएगा, सॉरी रुकेगा, जहां पे मोमेंटरली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, रोटेशनल एज इट इज रह जाएगा। तो इसका सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुआ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, तो ऐसे मैं दे सकता हूं कि सपोज ये सॉलिड सिलेंडर है, h हाइट से रिलीज किया, तो ये इधर कितना मैक्सिमम हाइट जाके रुक जाएगा। तो जो इसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू mgh डैश। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. अगर पूछा जाए कि ये यहाँ से वापस आएगा, जब ये यहाँ पहुंचेगा बच्चों दोबारा, तो उस समय उसका क्या रहेगा? लीनियर वेलोसिटी इधर रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी इधर रहेगा। क्या ये फिर प्योर रोलिंग करेगा या इधर जाकर स्लिपिंग होगा? स्लिपिंग होगा सर। क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी तो यही रह जाएगा, लीनियर वेलोसिटी चेंज होगा, इधर स्लिप करेगा, फिर यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, फ्रिक्शन एनर्जी का लॉस हो जाएगा। ठीक है सर एक और बार बता दीजिए। मैंने ये बताया, कहाँ पे समझ में नहीं आया सार्थक? यहाँ तक समझ में आया ये वाला पार्ट, mgh इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी? हाँ सर। मैं कहा कि जब ये वापस इधर से इधर आएगा, तो इस पॉइंट पे इसके पास इधर हो जाएगा वेलोसिटी, और
एंगुलर वेलोसिटी एज इट इज इधर ही रह जाएगा। तो इस पॉइंट के पास दो वेलोसिटी, एक v ट्रांसलेशन कारण और रोटेशन के कारण भी इधर। तो जब ये इधर जाएगा तो फ्रिक्शन इसको इधर लगेगा, फ्रिक्शन विल डू वर्क, स्लिपिंग होगा, तो एनर्जी का लॉस होगा, मैकेनिकल एनर्जी लॉस करेगा, इट विल नॉट रीच हियर, ये पहले ही रुकेगा फिर वापस आएगा। क्लियर है सर। हाँ सर। चलो, बहुत सारे बच्चों को भूख लग गई होगी, मैं छोड़ रहा हूँ। मैंने जितना सोचा था उतना तक नहीं कर पाया। बच्चों, अगर मैंने अभी कहा कि एक स्फेरिकल बॉडी को मैंने छोड़ दिया, रिलीज किया, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा था? पीछे लग रहा था, क्योंकि ये mg sin थीटा इसको एक्सलेट करा रहा है। मैंने कहा कि नहीं, ये ना ऊपर जा रहा है, इसका वेलोसिटी ऊपर है, एंगुलर वेलोसिटी रोल कर रहा है, रोलिंग अप। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे। तो कुछ बच्चे बोल देते हैं कि फ्रिक्शन नीचे लगेगा। नहीं, अभी फिर फ्रिक्शन ऊपर ही लगेगा। So friction will still act in upward direction। कहोगे सर ऐसा क्यों? तो मैं कहता हूं कि एक काम करते हैं, जब फ्रिक्शन के बारे में नहीं पता चल रहा है तो क्या मान लेते हैं? फ्रिक्शनलेस। तो मान लिया कि ये फ्रिक्शनलेस है। अगर बच्चों फ्रिक्शनलेस है, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा v इक्वल टू, तो अभी ओमेगा आर है, प्योर रोलिंग करके छोड़ दिया, रोल करके छोड़ दिया है। अब ये mg sin थीटा क्या करेगा? नीचे लाना चाहेगा। mg sin थीटा इस वेलोसिटी को कम करेगा। क्या करेगा? कम करेगा। तो ये हो जाएगा बच्चों कम। व्हाट अबाउट ओमेगा? mg sin थीटा कहेगा यार हम ओमेगा को नहीं छोड़ेंगे, छेड़ेंगे, ओमेगा को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि सेंटर पे लग रहा है, टॉर्क नहीं है। ओमेगा तो मस्ती में वही रह जाएगा। जब ओमेगा वही रह गया तो ये क्वांटिटी बढ़ जाएगा ना, इससे ये कम हो गया, तो ओमेगा आर इधर ज्यादा हो जाएगा और v कम है। आगे वाला कम वेलोसिटी, पीछे वाला ज्यादा है। अब बताओ, फ्रिक्शन है बैठा हुआ, कहेगा कहाँ जाओगे? फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे लगेगा, आगे। ऊपर। समझा क्या? तो अगर एक स्फेरिकल बॉडी को रोल कर दिया अप, द बॉडी स्फेरिकल बॉडी रोलिंग अप और रोलिंग डाउन, फ्रिक्शन विल बी अप द इंक्लाइन। इज इट क्लियर? और इसमें ये भी कह रहा हूं कि इस पे कोई अलग से अभी फोर्स नहीं लगा रहे हैं, अदर देन mg, कोई और फोर्स नहीं है। कोई कहेगा कि नहीं मैं यहाँ पे और फोर्स लगाऊंगा, देन फ्रिक्शन विल बी इन डिफरेंट डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स कहाँ पे लगा रहे हो। लेकिन अगर हम रोल करके छोड़ दिया या रोल डाउन कर रहा है तो फ्रिक्शन विल बी ऑलवेज अप द इंक्लाइन। 5 मिनट में और पढ़ाता हूँ, 5 मिनट और। चलो, 5 more minutes। अभी हमने क्या किया था? एक स्फेरिकल बॉडी पे हमने फोर्स लगा और देखा एक्सेलेरेशन क्या होगा। थोड़ा सा सवाल को चेंज कर देता हूं। यहाँ पे एक प्लैंक है, इसका मास कैपिटल एम है, एक स्फीयर है, इसका मास स्मॉल एम है। अब बताओ किसी एक पे फोर्स लगाते हैं, किस पे लगाऊं? लो, प्लैंक पे एक फोर्स एफ लगा दिया, और ये ले लिया सॉलिड स्फीयर। थोड़ा सा टफ सवाल। अब मैं पूछूं कि व्हाट इज द एक्सलेशन ऑफ द सॉलिड स्फीयर, एएस क्या है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? फ्रिक्शन किधर लगेगा, है ना?
तो बच्चों देखना, अब अगर मैं एफ इस पे लगाया हूं प्लैंक पे, तो देखो प्लैंक चाह रहा है कि आगे चला जाए, तो प्लैंक पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा और इस स्फीयर पे आगे लगेगा, क्या इतना मैं बता सकता हूं? और ये दे दिया है म्यू जो है वो सफिशिएंट है। निकालना है क्या क्या मुझे? एक्सेलेरेशन ऑफ द प्लैंक क्या होगा, एक्सेलेरेशन ऑफ द स्फीयर क्या होगा, अल्फा क्या होगा, ये निकालना है। मास कैपिटल एम स्मॉल एम। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो हम ट्रांसलेशन मोशन लिख लेते हैं प्लैंक का। सारे बच्चे ध्यान से देखें, ट्रांसलेशन मोशन प्लैंक का। कोई सर एक ही फोर्स तो है प्लैंक पे? नहीं, दो है, एक एक्सटर्नल और एक फ्रिक्शन। एपी लिख दिया। अब किसका लिखना है? सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर पे बच्चों एक ही फोर्स है, फ्रिक्शन। मैं लिखूंगा F इजिकल टू F इजिकल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर। और बच्चों इसका एक एक्सेलेरेशन अल्फा इधर होगा, इस सेंस में होगा क्योंकि टॉर्क इधर है। एक टॉर्क का भी इक्वेशन होगा, टॉर्क का कितना हो जाएगा? F इंटू आर। I इंटू अल्फा। समझा क्या? सो F इजिकल टू आ जाएगा I कितना हो जाएगा बच्चों? 2/5 MR अल्फा। MR स्क्वायर इंटू अल्फा, और एक R इधर से आ गया तो चला जाएगा। इक्वेशन 3, इक्वेशन 2। अब देखते हैं कितने अननोन्स हैं। अननोन चार। AP 1, F 2, AS 3, अल्फा 4। 4 अननोन। इक्वेशंस कितने लिखे? 4। 3 लिखा है, एक और घट रहा है। कोई सजेस्ट कर सकता है कि कहां से आएगा वो एक्सप्रेशन? प्योर रोलिंग। इक्वेशन प्योर रोलिंग। एक इक्वेशन कम पड़ रहा है। अगर ये इक्वेशंस लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। एक इक्वेशंस कहाँ से लिखें, क्या होगा? कोई स्टेटमेंट याद करो, जब हम सेंटर ऑफ मास या कभी न्यूटन लॉ पढ़ा रहे थे कि whenever you are lacking in one equation, most probably you are missing the constraint relation equation। मतलब कंस्टेंट ये है कि प्योर रोलिंग हो रहा है। स्टेटमेंट याद आया? प्योर रोलिंग होते हैं, यहाँ पे एक्सेलेरेशन होगा, क्या हो जाएगा बच्चों? आज प्योर रोलिंग AP is equal to AS minus alpha R। AP इधर आगे, AS भी आगे, और Plus अल्फा alpha। आर भी आगे, अल्फा आर भी आगे। AP is equal to AS plus alpha R। This is equation 4। क्लियर? हाँ सर। Yes, sir. तो अब क्या कर Yes, सकते sir। हैं? अब ये 4 इक्वेशंस यू कैन सॉल्व। AP निकल जाएगा, AS निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 4 इक्वेशंस लिखने आना चाहिए। रेस्ट थिंग तो कर ही लोगे तुम।
ठीक है, चलो मिटाओ इसको। तो ये थोड़ा Yes, सा sir. टफ था। इसमें मोस्टली जब सवाल दिया रहेगा इसमें, तो मान लो स्मॉल एम के जगह पे दे दिया कैपिटल एम, दोनों का मास इक्वल है या एक का मास डबल है, तो इक्वेशंस लिखने में थोड़ा आसानी होता है। अदरवाइज कैपिटल एम स्मॉल एम में बड़ा बड़ा इक्वेशंस लिखोगे तो सवाल जो रहेगा वो ऐसे ही रहेगा। यू कैन सॉल्व दैट। यहाँ तक 4 इक्वेशंस लिखने आना चाहिए बस। ठीक है, तो आज का क्लास में यही फिनिश करता हूँ बिकॉज बच्चे बहुत ही कम हो गए, 26 हो गए।